इन्वर्टर एसी ले या नॉन इन्वर्टर। एक एसी खरीदने से पहले सबसे पहला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है वो यही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम में से ज्यादातर लोगों को ही इस सवाल का एक प्रॉपर जवाब नहीं पता। एंड बिकॉज ऑफ दैट एट द एंड ऑफ द डे हम एक गलत एसी खरीद लाते हैं जो ना ही ठीक ठाक कूलिंग दे पाता है और ना ही बिजली की बचत कर पाता है। एक नॉन इन्वर्टर एसी की कीमत एक इन्वर्टर एसी से काफी कम होता है, लेकिन जब भी नॉन इन्वर्टर एसी की बात आती है तो हमें यही लगता है कि एक नॉन इन्वर्टर एसी बहुत ही ज्यादा बिजली खर्च करता है एक इन्वर्टर एसी के मुकाबले, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जहाँ पे एक नॉन इन्वर्टर एसी एक इन्वर्टर एसी से बेहतर काम करेगा, वो भी ज्यादा बिजली खर्च किए बिना। एंड ऑब्वियसली ऐसे भी सिनेरियोज है जहाँ पे एक इन्वर्टर एसी बहुत ही ज्यादा यूजफुल और फायदेमंद होगा एक नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले। आज के हमारे इस वीडियो का मकसद यही है कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप खुद से ही बता पाओ कि आपके लिए एक इन्वर्टर एसी सही रहेगा या नॉन इन्वर्टर। हर एक चीज को मैं पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि इस वीडियो को देखने के बाद इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी के इस टॉपिक से रिलेटेड दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस आप इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। जब भी हम एक एसी खरीदने जाते हैं तो हमें बेसिकली दो चीजें चाहिए होता है। पहला, कूलिंग जबरदस्त मिले और दूसरा, बिजली का बिल ज्यादा ना आए। और अगर ये दो चीजें आपको अपने एसी से चाहिए तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आपके रूम के सिचुएशन और आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपके लिए एक इन्वर्टर एसी सूटेबल है या नॉन इन्वर्टर। हमारे दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेहतरीन कूलिंग और एनर्जी एफिशिएंसी। चलिए देखते हैं कि कौन सा एसी हमारे इन दो रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से फुलफिल करता है। सबसे पहले समझते हैं कि सही कूलिंग पाने के लिए एक इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में से कौन सा एसी लेना चाहिए। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज आपके पास एक इन्वर्टर एसी है और आपने एसी को ऑन करने के बाद 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया, तो इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर धीरे धीरे पावर कंज्यूम करेगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद 24 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर अचीव करेगा। 24 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर अचीव होने के बाद एसी का कंप्रेसर बंद नहीं होगा बल्कि कम स्पीड में काम करता रहेगा और जब तक एसी चलता रहेगा रूम के अंदर एग्जैक्ट 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि एक इन्वर्टर एसी आपको एकदम प्रीसाइज और स्मूथ कूलिंग एक्सपीरियंस देता है, लेकिन ये प्रीसाइज और स्मूथ कूलिंग आपको मिलेगा या नहीं ये दो मेजर पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, अगर आपका रूम एयर सील्ड नहीं है, यानी रूम के अंदर कोई एक खिड़की या फिर दरवाजा ऐसा है जिसे प्रॉपरली बंद नहीं किया जा सकता, यानी पूरा रूम बंद करने के बाद भी कहीं पर कोई एक नोटिसेबल गैप रह जाता है जहां से बाहर की गर्म हवा कंटिन्यूसली रूम के अंदर आ रहा है, देन इस मामले में आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक इन्वर्टर एसी आपके रूम को सही तरीके से कूलिंग नहीं दे पाएगा। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर आपके रूम के किसी एक दीवार पे और छत पे या फिर एक से ज्यादा दीवारों पे ज्यादा देर तक डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो वो आपके रूम को काफी गर्म कर देता है। और जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि एक इन्वर्टर एसी को ऑन करते ही उसका कंप्रेसर धीरे धीरे पावर कंज्यूम करता है और धीरे धीरे रूम टेम्परेचर इंक्रीज करता है और एक बार डिजायर्ड रूम टेम्परेचर अचीव हो गया तो इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर काफी कम स्पीड में काम करता है, जो एक बाहर से तपे हुए रूम को जबरदस्त कूलिंग देने के लिए सूटेबल नहीं है। अगर आपका रूम थ्रू आउट द डे काफी गर्म रहता है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, तो उसे कूल करने के लिए स्टार्टिंग से ही पावरफुल कूलिंग की जरूरत है, जो एक इन्वर्टर एसी नहीं दे पाएगा। ऐसे मामले में आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए। लेकिन अगर डायरेक्ट सनलाइट सिर्फ किसी एक दीवार पे पड़ती है या फिर सिर्फ छत पे पड़ती है तो आप एक इन्वर्टर एसी ले सकते हो। अगर आप इन बताए हुए कंडीशंस के अंडर फॉल करते हो तो आपके लिए एक नॉन इन्वर्टर एसी ही सही ऑप्शन है फॉर प्रॉपर कूलिंग। लेकिन अगर आप इन दो कंडीशंस के अंडर फॉल नहीं करते तो बेहतरीन स्मूथ और प्रीसाइज कूलिंग के लिए एक इन्वर्टर एसी आपके लिए सही चॉइस रहेगा। अभी एक नॉन इन्वर्टर एसी से आप किस टाइप की कूलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक नॉन इन्वर्टर एसी को ऑन करते ही उसका कंप्रेसर एक झटके में बहुत सारा पावर कंज्यूम करता है और फुल स्पीड में काम करता है, और जब डिजायर्ड रूम टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है, जिस वजह से धीरे धीरे रूम टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और जब आपका रूम टेम्परेचर आपके सेट किए हुए टेम्परेचर से थोड़ा बढ़ जाता है तो फिर से कंप्रेसर ऑन हो जाता है और फिर से फुल स्पीड में काम करने लगता है और कंप्रेसर ऑन ऑफ का ये साइकिल चलता रहता है। आप ये कह सकते हो कि जहां एक इन्वर्टर एसी आपको एक प्रीसाइज और यूनिफॉर्म कूलिंग एक्सपीरियंस देता है, वहीं एक नॉन इन्वर्टर एसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फास्टर कूलिंग एक्सपीरियंस देता है। यानी अगर आपने 24 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर सेलेक्ट किया है तो एक नॉन इन्वर्टर एसी एग्जैक्ट 24 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। रूम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होता रहेगा, लेकिन वहीं एक इन्वर्टर एसी एग्जैक्ट 24 डिग्री सेल्सियस पे ही रूम टेम्परेचर को मेंटेन कर पाता है।
कौन से टाइप के एसी किस तरीके का कूलिंग एक्सपीरियंस देगा ये तो समझ में आ गया। अभी बात करते हैं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट कौन सा है। नॉर्मली आपने सुना ही होगा कि एक नॉन इन्वर्टर एसी एक इन्वर्टर एसी से ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, यानी बिजली का बिल अगर कम करना है तो एक इन्वर्टर एसी ही सही ऑप्शन है। लेकिन सुनने में ये जितना सिंपल लगता है असल में उतना सिंपल है नहीं। एक नॉन इन्वर्टर एसी आपके बिजली के बिल को बढ़ाएगा या नहीं, या फिर एक इन्वर्टर एसी आपके बिजली के बिल को कम करेगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि किस तरह से आप अपने एसी को यूज करते हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने एक इन्वर्टर एसी ऑन किया और 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया और 15 मिनट के बाद रूम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस अचीव हो गया। और यही सेम एग्जाम्पल पे इन्वर्टर एसी की जगह एक नॉन इन्वर्टर एसी रखते हैं और सपोज नॉन इन्वर्टर एसी भी लगभग 15 मिनट के बाद ही 24 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर अचीव कर लेता है। तो इन 15 मिनटों में इन्वर्टर एसी ने जितना पावर कंज्यूम किया लगभग उतना ही पावर नॉन इन्वर्टर एसी ने भी कंज्यूम किया। लेकिन असली खेल शुरू होता है इसके बाद। डिजायर्ड रूम टेम्परेचर अचीव होने के बाद एक इन्वर्टर एसी जितने देर तक चलता है उसका कंप्रेसर तो ऑन रहता है लेकिन वो काफी कम पावर कंज्यूम करता है। लेकिन वही नॉन इन्वर्टर एसी जितने ज्यादा देर तक चलता है उसका कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ होता है और हर बार ऑन होते ही वो ईच टाइम फुल पीक पे पावर कंज्यूम करता है। यानी नॉन इन्वर्टर एसी जितना ज्यादा देर तक चलेगा उतना ही ज्यादा बिजली वो खर्च करेगा। लेकिन एक इन्वर्टर एसी स्टार्टिंग में ही थोड़े टाइम के लिए फुल पीक पे पावर कंज्यूम करता है, लेकिन उसके बाद जितना ज्यादा देर तक वो चलता है काफी कम पावर वो कंज्यूम करता है। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर एक इन्वर्टर एसी कंटिन्यूअसली बिना ऑफ हुए काफी देर तक चलता रहे तो वो कम पावर कंज्यूम करेगा, लेकिन अगर एक नॉन इन्वर्टर एसी कंटिन्यूअसली बहुत देर तक चलता है तो वो काफी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा एक इन्वर्टर एसी के मुकाबले। अगर आप अपने एसी को कंटिन्यूअसली 6 से 8 घंटे तक चलाने वाले हो बिना उसे बंद किए तो एक इन्वर्टर एसी आपके लिए काफी एनर्जी एफिशिएंट होगा एक नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप अपने एसी को जब भी ऑन करते हो तो 2 से 3 घंटे चलाने के बाद उसे बंद कर देते हो, यानी कंटिन्यूअसली आप अपने एसी को ऑन नहीं रखते बल्कि थ्रू आउट द डे बार बार कुछ घंटों के लिए ऑन ऑफ करते रहते हो, तो ऐसे मामले में एक इन्वर्टर एसी आपके लिए एनर्जी एफिशिएंट साबित नहीं होगा। बल्कि ऐसे मामले में आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले में एक नॉन इन्वर्टर एसी एक इन्वर्टर एसी जितना ही पावर कंज्यूम करेगा। और ऊपर से आपको पता ही है कि एक नॉन इन्वर्टर एसी का कॉस्ट एक इन्वर्टर एसी से कितना कम होता है। आप अपने एसी को किस तरह से इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको इन्वर्टर एसी लेना है या फिर नॉन इन्वर्टर एसी। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना है या फिर इन्वर्टर। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है देन डोंट फॉरगेट टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।